तो हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट असर्शन रीजन के क्वेश्चन आपसे 3 पूछे जाते हैं ना आपके बोर्ड एग्जाम में। तो प्रयास करूंगा मैं कि इन्हीं वीडियो में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो पूरे ध्यान से इस लेक्चर को, मतलब कि इस एक वीडियो को आप देख लेना। विश्वास मानिए क्वेश्चन या तो इसी में से आएगा या तो इसके अराउंड घूम के आएगा। रीजन की इतना कॉन्फिडेंस मैं कैसे बोल पा रहा हूँ, देखो जो क्वेश्चंस आपके 2 बार से ज्यादा या 3 बार तक क्वेश्चन आए हुए हैं ना बोर्ड में, उन क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। तो देखो इससे क्या आइडिया होता है कि भैया उस चैप्टर का वो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एग्जामिनर का माइंड घूम फिर के वहीं पे जाता है, क्वेश्चन मैं वहीं से बनाऊं। वही क्वेश्चन नहीं आएगा अगर डिट्टो, तो उसी के आसपास का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है ना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। पहला चैप्टर आपका क्या है, केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। तो आई होप कि अब आप होंगे प्रिपेयर। सबसे पहले देखो, समझ लो कि चार्ट कैसा होगा। इस चार्ट में इधर आपका असर्शन होगा, यहाँ पे रीजन लिखा होगा। आपको पता होता है कि असर्शन रीजन के 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है ना। पहला होता है क्या, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, एंड रीजन जो होता है ना करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा होता है असर्शन को। दूसरा होता है असर्शन भी करेक्ट होता है, रीजन भी करेक्ट होता है, लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता असर्शन को। तीसरा होता है असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स। लास्ट होता है रीजन ट्रू असर्शन फॉल्स, असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स। तो ये 4 ऑप्शन होते हैं, आपको पता होंगे ये चीज। अब देखो स्टार्ट करता हूँ पढ़ना। सबसे पहला है कि एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू अ सॉल्वेंट, तो बोल रहे हैं कि डिक्रीज होती है उसकी वेपर प्रेशर। रीजन इसका क्या बता रहे हैं हमसे कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो होता है ना, वो रिड्यूस करता है द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एट द सरफेस। अब देखो ये क्वेश्चन 3 बार पूछा है, 18, 20 एंड 24, ठीक। कितने नंबर में आता है पता ही होगा आपको, सब एमसीक्यू एक ही नंबर में आते हैं। ये देखो असर्शन एंड रीजन ट्रू है और रीजन इसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है ना। कुछ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं सरफेस लोअर द वेपर प्रेशर ड्यू टू द रिड्यूस एवेपोरेशन, मतलब कि ये दोनों आपके सही थे और यह इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। पहला दिमाग में बैठा। चलो आओ आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। रीजन दे रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर एंड द किसके, मोलरिटी के। तो 3 बार पूछा गया है क्वेश्चन। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीजन, कि असर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, ठीक। आपको पता होना चाहिए कि जो पाई होता है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इक्वल टू हम बोलते हैं CRT होता है आपका, पाई इक्वल टू CRT। तो भाई तो डिपेंड तो कर रहा है टेम्परेचर के ऊपर, कर रहा है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर और कैसे, पाई इक्वल टू CRT है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, ठीक है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर कॉन्सेंट्रेशन को मैं क्या मान लूँ कांस्टेंट, और आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता ही है, तो बोल सकता हूँ कि भैया पाई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। यही बात तो बोल रहे हैं। तो क्या हो गया, दोनों असर्शन रीजन ट्रू और एक्सप्लेन भी करेक्ट कर रहा है। आते हैं अपने अगले चैप्टर पे। पहले से 2 क्वेश्चन थे, दोनों मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मैंने करवा दिया। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई एकदम यही तुम करके जाना, अपने से भी कुछ क्वेश्चन कर लेना, ये तुम्हें इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं कि एग्जामिनर का मूड फिरे, भाई ऐसा बना दे एकदम ईजी बना दे लेकिन तुम पढ़े ही ना हो उसको। तो जो चैप्टर का बेसिक होता है वो तो तुमको आइडिया होना चाहिए। अगला चैप्टर की हम बात करते हैं, इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। असर्शन में पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, साथ आप भी पढ़ो। बोल रहे हैं कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स डिक्रीज होती है कब, जब हम डाइल्यूशन करते हैं। डाइल्यूशन मतलब क्या, पानी जब मिलाते हैं। जब हम पानी को मिलाते हैं मतलब कि डाइल्यूशन करते हैं, तो कंडक्टिविटी होती है जो इलेक्ट्रोलाइट की, बोल रहे हैं डिक्रीज होती है। कंसंट्रेशन ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होता है विथ डाइल्यूशन, ठीक है ना। तो 18, 21, 23 बोथ असर्शन रीजन ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेन, सही बोल रहे हैं। अगर मान लो कि अगर हम बोल दूं, मैं बोल दूं कि यह हमारा इतना इतना बड़ा क्या था, बीकर था, जिससे मैंने क्या किया, पानी डालना स्टार्ट कर दिया। तो अगर पहले जैसे मान लो कि पहले उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा था, तो मिलाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा ना, बिल्कुल, क्योंकि हमने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया। सॉरी, हमने क्या कर दिया, बीकर को फिक्स कर दिया है। तो इस प्रकार रीजन ऑफ डाइल्यूशन रिड्यूस होता है, कॉन्सेंट्रेशन लीडिंग डिक्रीज कंडक्टिविटी। तो भाई दोनों यहाँ पे सही है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैज जीरो पोटेंशियल, इट यूज द रिफरेंस इलेक्ट्रोड। तो ये अभी देखो भाई दोनों दोनों करेक्ट हैं और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तुम बोलो भैया आप वही वाला लेके आए हो क्या, दोनों दोनों करेक्ट है? नहीं भाई, मैं वो लेके आऊँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यह तो देखो, यह देखो 3 बार जो पूछा जा रहा है वैसे नहीं पूछा गया है, कुछ तो होगी ना क्वेश्चन में। आओ अगले चैप्टर को देखते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स को देखो, असर्शन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है विद टेम्परेचर के साथ। तो पहले बताओ रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है। किसी भी हमें रिएक्शन की रेट बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि अगर हम चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन निकाल लें और उसमें उसके बीच का टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दें, यही क्या होता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है।
ये पता होगा आपको। टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी ना मॉलिक्यूल की वह इंक्रीज होगी। यह तो रीजन तो मुझे सही लग रहा है। असर्शन की बात बताओ कि अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर के साथ, देखो बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू, मतलब यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट, असर्शन भी हमारा ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और यह इसको एक्सप्लेन भी कर रहा। 3 बार क्वेश्चन पूछा है आपसे। चलो आओ, बोल रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज कांस्टेंट हाफ लाइफ। अगर हम बात करें कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ होती है कांस्टेंट होती है। रीजन बोल रहे हैं कि हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। असर्शन एंड रीजन ट्रू और एक्सप्लेन भी कर रहा है। देखो फॉर्मूला आज जब आपने पढ़ा होगा क्या होता है, टी हाफ निकालना हो, टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन में यहाँ पे होता है के, यहाँ पे होता है के, टी तो यहाँ पे चला गया ना, फिर यहाँ पे होता है क्या फ्रैक्शन में बस इतना ही होता है ना, लॉग ये वाला कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो यही तो बोले हैं कॉन्सेंट्रेशन पे क्या करता है इनिशियली डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ये भी इसको एक्सप्लेन कर रहा है। आओ अगले चैप्टर पे, डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। यह देख लो 3 बार पूछा हमसे। ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं। ये तो सही लग रहा है। क्यों होते हैं, प्रेजेंस ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और डी ट्रांजिशन दोनों सही है यहाँ पे ना। ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट किसे कहते हैं, हम डी ब्लॉक के एलिमेंट को नॉर्मली बुलाया जाता है ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट। 3 उसके एक्सेप्शन होते हैं, याद कर लेना, जिंक, कैडमियम, मरकरी। प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से और उनके बीच में डी डी ट्रांजिशन होने की वजह से क्या शो करते हैं, कलर प्रॉपर्टी रखते हैं। दोनों करेक्ट हैं, एक्सप्लेन भी यही कर रहा है इसको सही। अब बात करते हैं हम लैंथेनाइट, शो करता है ग्रेजुअल डिक्रीज इन द साइज अक्रॉस द सीरीज। शील्डिंग इफेक्ट चार्ट लिख दिया ना, मतलब एक 4f ऑर्बिटल कॉज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। 3 बार पूछे हमसे, बोथ असर्शन रीजन ट्रू है और एक्सप्लेन भी कर रहा। सेम क्वेश्चन को एक बार तुम देखो, यह जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना इसको तुम्हें करना ही करना है। इसके अलावा तुम जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो तुम्हारे पर डिपेंड करती। नेक्स्ट देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, यह देखो 3 बार आया है। यह हमारे सामने लिखा गया, इसको पूछ रहे हैं कि डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। तो ऐसे क्वेश्चन को पता कैसे करते हैं, अब तुम सबसे पहले इस कंपाउंड में तुम आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो कितनी आएगी, ठीक है ना। आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो कितनी आएगी। अगर आयरन +2 में आ रहा है, आयरन अगर +2 में आ रहा है, ठीक है ना, तो +2 में आ रहा है कितने पे होता है, पहले 26 पे होता है, 26 पे। तो हमें पता है कि इसका आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 4s2 3d6। अब यहाँ पे हम 2 निकाल लेंगे तो यहाँ से 2 निकल गया, तो 4s में 0 बच गया और 3d में कितने हैं 6। और डी ऑर्बिटल जो होता है उसमें क्या होता है, हमारे इस प्रकार के 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। अब भरो 1 2 3 4 5, सॉरी 5 और 6, इसमें 4 हमको अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। और यह बोल रहा है क्या, प्रेजेंट पेयर इन प्रेजेंट, पेयर नहीं होता अनपेयर होता है। तो यहाँ पे तो मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। असर्शन रीजन ट्रू है, करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे यह जो होगा ना एफ, पहले इसको हमें क्या निकालना पड़ेगा, समझो तरीका। पहले क्या निकालना, तुम इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर के साथ फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करना, फिर देख लेना डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक कब हो रहा है। इजी है लेकिन करते समय गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है ना। तो दोनों करेक्ट यहाँ बता रहे हैं और रीजन भी दे रहे हैं सही। यह बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ईडीटीए। ये होता है हमारा एक लिगेंड, कौन सा होता है, हेक्साडेंटेट। ये होता है आपका हेक्साडेंटेट लिगेंड। और हेक्साडेंटेट लिगेंड इसको हम ट्रीट करते हैं हैवी मेटल के पॉइजनिंग में। ईडीटीए फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स विथ हैवी मेटल। दोनों करेक्ट हैं और सही है तीनों। एनसीईआरटी की लाइन सीधे इसे लिखी है, एनसीईआरटी पढ़ोगे जान जाओगे, 3 बार पूछा गया क्वेश्चन। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमारी स्टार्ट होती है चैप्टर नंबर 6, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछेंगे, एल्किल हैलाइड आर पोलर बट इनसॉल्युबल इन वाटर। पोलर होता है लेकिन इनसॉल्युबल होता है। रीजन दे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ऑफ द एल्किल हैलाइड एट वीकर देन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ द वाटर। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे भाई क्या है, करेक्ट और एक्सप्लेन भी कर रहा है। 3 बार लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन द क्लोरोमेथेन। क्लोरोबेंजीन कैसी होगी हमारी, इस प्रकार की बेंजीन बनी होगी, यहाँ पे Cl होगा। और क्लोरोमेथेन कैसा होगा हमारा, CH3Cl। तो क्या बोल रहे हैं, क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव होती है देन द, किससे, देन द क्लोरोमेथेन टुवर्ड द, अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने के लिए। सही सही है, ठीक है ना, सही स्टेटमेंट है। द रेजोनेंस ऑफ द क्लोरोबेंजीन, क्या जो क्लोरोबेंजीन थी ना उसमें रेजोनेंस क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा उसकी रिएक्टिविटी, क्योंकि स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा CCl बॉन्ड में। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं और इसको एक्सप्लेन भी ये कर रहा। आगे आओ चैप्टर नंबर 7, एल्कोहल फिनोल एंड ईथर। एल्कोहल फिनोल एंड ईथर, एल्कोहल फिनोल एंड ईथर। पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि फिनोल ज़्यादा एस्टिक होता है एथेनॉल से। कैसे बनेगा, बनता है फिनोल आपका, फिनोल होता है यहाँ पे OH और यह एथेनॉल, मतलब कि CH3CH2OH। बोल रहे हैं कि यह ज़्यादा एसिडिक होता है इससे। रीजन दे रहे हैं कि फिनोक्साइड्स ऑन द, मतलब यह रेजोनेंस कर लेगा। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, बिल्कुल सही है। आओ आगे,
ईथर बोल रहे हैं लेस रिएक्टिव होता है देन एल्कोहल। ईथर लैक एक्टिव हाइड्रोजन, रीजन दे रहे हैं कि इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता, इस वजह से। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन तुमको यही मिलेंगे, दोनों करेक्ट वाले। और अक्सर ज़्यादा तुम्हारे, हम बता दे रहा हूँ एक चीज़, खैर यह भाई चीज़ सही नहीं होती है, लेकिन जहाँ पे देखना ना कि भैया मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा ना, तो एक दो रिस्क ले लेना, लगा देना ये ऑप्शन ना। मतलब कि 80% चांस होता है कि पहला सही होता है, तुक्का नहीं लगाना बता रहा भाई, बता रहा हूँ कि चांस होता है। तो एक दो मतलब कुछ भी नहीं आ रहा तो एक तो लगा देना ना, हो सकता है सही हो जाए। चैप्टर नंबर 8, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला क्वेश्चन, एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन द कीटोन टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्डिहाइड जो होता है लेस रिएक्टिव होता है, लेस स्टेरिक हिंड्रेस इसके अंदर होता है, स्ट्रॉन्गर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है इसके ऊपर ना, इसलिए। तो ये भी दोनों हमारे करेक्ट हैं। इसमें मतलब यहाँ पे तो देख ही लो भाई, सब करेक्ट ही यहाँ पे रहेंगे, बस तुम समझ लो सेशन रीजन कैसे क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मिक एसिड बोल रहे हैं हमारा स्ट्रॉन्गर होता है देन द एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड डज नॉट हैव द इलेक्ट्रॉन डोनेटिक ग्रुप, इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिक ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप नहीं होता है। 3 बार दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। अमीन में देखो, अमीन, अमीन को देखो एक मिनट। प्राइमरी प्राइमरी अमीन फॉर्म करती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ NH2 अलाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं आपके, ठीक। एनिलीन कैसे बनता है? एनिलीन, एनिलीन आपका इस प्रकार से होता है। एनिलीन NH2, यहाँ पे NH2 होता है। एनिलीन लेस रिएक्टिव बोल रहे हैं अमोनिया से, NH3 से। द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन डीलोकेलाइड होता है इनटू द बेंजीनिक। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका जो लोन पेयर होता है डीलोकेलाइड होता है, लोन पेयर में नहीं आता, मतलब नहीं जाता है, सॉरी इसका रेजोनेंस में जाता है, इसका लोन रेजोनेंस में नहीं करता है, इसलिए 3 बार पूछा है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल देख लो, बोल रहे हैं ग्लूकोज इज सॉल्युबल होता है वाटर में। रीजन ग्लूकोज के पास 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और इसको ये एक्सप्लेन भी कर रहा है। प्रोटीन लॉस करता है देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी जब वो डेन्यूचरेट हो जाता है। डेन्यूरेशन मतलब कि क्या होता है? सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और यह भी इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इस प्रकार भाई हमने, मुझे जहां तक लगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ उन सारे क्वेश्चन को करवा दिया, लेकिन इस बात को ध्यान देना इतने ही क्वेश्चन नहीं करना, ठीक। कमेंट करना, मैं चैप्टर वाइज कम से कम 20, 30, 50 चैप्टर वाइज करवाऊंगा। ये तो उनके लिए है ना जो एकदम इंपॉर्टेंट करना चाहते हैं, लेकिन इतने से ही काम नहीं चलेगा। इतना मान लो, तुम्हें क्या करना है कि भैया पर चैप्टर कम से कम 50 इंपॉर्टेंट करके लगा लो। कमेंट करो कि मैं खुद करवाने वाला हूँ आगे। और वीडियो को अगर यहाँ तक अगर देखे हैं, कैसे भी देखे हो, स्पीड बढ़ा के चाहे कम करके लाइक करके जाना, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ये PDF मैं वहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। धन्यवाद।